क्या एक राजनीतिक छापा किसी देश के लोकतंत्र की नींव हिला सकता है? चले आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जिसकी तुलना आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक से की जा रही है। देखिए, एक तरफ है 1972 का अमेरिका, जहां विपक्षी पार्टी के दफ्तर में एक छोटी सी सेंधमारी ने आखिरकार राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ है आज का भारत, जहां एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर पड़े छापे ने सत्ता और लोकतंत्र पर वही पुराने लेकिन गंभीर सवाल फिर से खड़े कर दिए। तो सवाल यही है जो पिछले 24 घंटों से हर जगह गूंज रहा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और परत दर परत समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक सुबह सुबह पड़ा छापा। ये छापा मारा था प्रवर्तन निदेशालय ने, जिसे हम सब ईडी के नाम से जानते हैं। और निशाना थी एक ऐसी फर्म जो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना रही थी। तो ये आईपैक है कौन? आसान भाषा में कहें तो ये पॉलिटिकल दुनिया के प्रोफेशनल रणनीतिकार हैं। ये एक ऐसी टीम है जो डेटा, जमीनी सर्वे और जनता का मूड देखकर किसी भी पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला तैयार करने का दावा करती है। और देखिए, आईपैक का जो इतिहास है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इनकी शुरुआत हुई थी 2014 में मौजूदा सत्ताधारी दल बीजेपी को ही जिताने में मदद करके, लेकिन उसके बाद से इन्होंने देश भर में बीजेपी के कई बड़े विरोधी दलों के लिए भी काम किया है। ईडी के मुताबिक इस छापे का कारण 2020 का एक पुराना कोयला घोटाला है। लेकिन सवाल उठता है टाइमिंग पर, एक बड़े और बेहद जरूरी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। और बस यहीं से इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मकसद होने के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। मामला तब और भी ज्यादा नाटकीय हो गया जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस छापे में सीधे तौर पर दखल देने का फैसला किया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि तनाव कैसे और कितनी तेजी से बढ़ा। पहले केंद्रीय एजेंसी की टीम आई, फिर शहर के पुलिस कमिश्नर पहुंचे और फिर जो शायद ही कमी हुआ हो, खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच गईं। और फिर वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। मुख्यमंत्री खुद उस जगह के अंदर गईं जहां रेड चल रही थी। उन्होंने अधिकारियों का सामना किया और वहां से कुछ सामान, जिसमें एक हार्ड डिस्क और लैपटॉप था, ये कहकर उठा लिया कि वो उनकी पार्टी का है। और उन्होंने ये सब कुछ छिप कर नहीं किया, बल्कि मीडिया के सामने आकर खुलेआम ऐलान किया कि ये छापा उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने की एक कोशिश है। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटजी, द पार्टी प्लान। इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी एंड अमित शाह, द नेस्टी होम मिनिस्टर, द नॉटी होम मिनिस्टर हु कैनॉट प्रोटेक्ट द कंट्री, ही इज टेकिंग अवे ऑल माय पार्टी डॉक्यूमेंट। इसके बाद सड़क पर शुरू हुआ ये टकराव सीधा अदालतों तक पहुंच गया। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाए गए और ये राजनीतिक लड़ाई अब एक पेचीदा कानूनी लड़ाई भी बन गई। लेकिन इस एक घटना को अलग से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ईडी की कार्यशैली पर जो सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं, ये मामला उसी से जुड़ता है। आंकड़े एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। अगर पिछले एक दशक को देखें तो राजनेताओं पर ईडी के जो छापे पड़े हैं, उनमें से लगभग 98% विपक्षी नेताओं पर हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इतने सारे हाई प्रोफाइल छापों के बावजूद सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आलोचक यही कहते हैं कि इन छापों का मकसद सजा दिलवाना है ही नहीं, बल्कि मकसद है राजनीतिक दबाव बनाना, विरोधियों को डराना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है और इसी वक्त क्यों? इसका जवाब छिपा है इस राज्य के चुनाव के जबरदस्त रणनीतिक महत्व में। देखिए, राष्ट्रीय सत्ताधारी दल के लिए बंगाल जीतना सिर्फ एक और राज्य जीतना नहीं है, ये उनके राष्ट्रीय विस्तार के लिए, उनकी वैचारिक लड़ाई के लिए और 2029 के आम चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से ही इतनी जोर आजमाइश हो रही है। ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में सत्ता पाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया है, अब उसे बचाने के लिए भी उतनी ही आक्रामकता से लड़ रही हैं। ये दोनों के लिए एक तरह से करो या मरो की लड़ाई है। तो अंत में ये एक छापा सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई से कहीं बढ़कर है। ये भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि जब कानून लागू करने वाली एजेंसियों
और राजनीति के बीच की लकीर धुंधली होने लगे तो इसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?